बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आज लाड़काना में सेहत व सफाई की अबतर सूरत हाल और फंड्स की कमी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के रवैये से दिल बर्दाश्ता हो के मेयर लाड़काना मोहम्मद असलम शेख ने इस्तीफ़ा दे दिया। और असलम शेख कहते हैं कि मुतअद्दिद बार पार्टी की आला क़यादत को सूरत हाल से आगाह किया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसी हवाले से आज अगर हम बात करें तो हलीम आदिल शेख जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने आज सिंध असम्बली में एक बयान भी दिया, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें ये कहा गया कि सिंध को पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा तो ना दिया, अलबत्ता एड्स और ऐसे अमराज ज़रूर दिए। हलीम आदिल शेख ने हॉस्पिटल्स की अबतर हालत के बारे में बात की और ये भी कहा कि रितो डेरो का जो अस्पताल है वो भी बंद पड़ा था और जो कुछ इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से ये कहा कि हम जब भी असम्बली में आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो किसी भी एक अफसर के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के उसे मुस्तरद कर दिया जाता है। और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हलीम आदिल शेख इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हलीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है जी, वालेकुम अस्सलाम। जी। हलीम साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। अच्छा, ये बताइएगा सर, एक तो पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप अक्सर अंदरूने सिंध यानी इंटीरियर सिंध की जो हालत ज़ार है उस पर दौरे भी करते हैं और फिर वीडियोस भी जारी करते हैं, बाकायदा चीज़ें दिखाई जाती हैं कि क्या सूरत हाल है, किस तरह सिंध हुकूमत अंदरूने सिंध यानी इंटीरियर सिंध के इलाक़ों को किस तरह मैनेज किया जा रहा है। इसी वाले से आज एक अहम खबर सामने आई है कि लाड़काना के मेयर जो हैं असलम शेख साहब, उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर ये इस्तीफ़ा दिया गया और ये कहा गया है कि फ़ंड्स की किल्लत है, सेहत व सफाई की सूरत हाल अबतर है और इस वजह से मेयर लाड़काना मोहम्मद असलम शेख ने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या कहते हैं सर आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि 117 अरब गए हैं लाड़काना को पिछले 10 साल में। 117 बिलियन रुपीस लाड़काना को गए हैं। तो ये कहना कि फंड्स की किल्लत, अच्छा वो फंड्स की किल्लत लाड़काना के लिए नहीं होगी, शायद असलम शेख साहब के लिए हो जाए, क्योंकि वहाँ फंड्स तो इनके अपने लोगों के थ्रू बढ़ते होंगे ना। मोहतरमा, आपको पता है कि वहाँ संभालती हैं फरियाल तालपुर साहिबा का कंट्रोल है वहाँ, तो लाजमत उन्होंने डिसाइड करना होता है कि शायद उनकी आपस में इख्तलाफ हो गए हों। लेकिन बात यह कि फंड्स की किल्लत है, फंड्स की ज्यादती है, जो ये एक हकीकत है कि लाड़काना के लोग बिलावल भुट्टो साहब के हल्के में एड्स से मर रहे हैं। लाड़काना को एड्स अदा कर दिया गया है और लाड़काना में जो बुरा हशर है, 400 से ज्यादा केसेस क्रॉस कर गए हैं और ये लोग स्क्रीनिंग करवा नहीं रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि लोग बेशक मरते रहे लेकिन पता ना चले कि एड्स से मर रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता अगर ये पूरे सिंध में स्क्रीनिंग हो जाए तो इतने होशरुबा तादाद आएगी कि आप हम सब दंग रह जाएंगे, पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। इसलिए कि पिछले 10 साल में सरकारी जो हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं, BHUs, RSC, तालका हॉस्पिटल्स, उस पे दवाइयां मिलती नहीं थी, डॉक्टर होते नहीं थे। आगे जाके 4 साल पहले इन्होंने वो NGOs के हवाले ठेके पे दे दिए। NGOs से जो बजट जाता था उसका 50% इनको कमीशन में, मतलब ये इनको बारों बार मिल जाया करता था। तो जब सरकारी हॉस्पिटल बंद थे तो लोगों ने रुख कर लिया क्वेट्स का, और क्वेट्स जो थे वो फिर सिरिंज पे सिरिंज लगाते थे। उसके अलावा कोई अवेयरनेस देने वाला नहीं था। ये नाक छिदवाने, कान छिदवाने बच्चे जो सुनारों के पास जाते हैं वहाँ वही एक ही किस्म के औजार यूज होते रहे। और जो दीगर जो नाइयों के पास, इनके पास, उनके पास, मैं कहता हूँ फंड्स की कमी नहीं है, नीयत की है और करप्शन की वजह से सिंध एड्स ज़्यादा हो गया। तो क्या बताएं। और मैंने तो 4 महीने पहले असेंबली में गया था, मैं क्या कर सकता था, मैं लेकर गया, मुझे इन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी कि जी वो पागल MP है, जाहिल MP है, एड्स करता फिर रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं, सब ठीक है। आज आ गया, सन के सामने आ गया। बात यह कि सर क्या कहते हैं, एड्स फैलने की क्या वजह है? क्या गलत सिरिंजेस का इस्तेमाल है, गैर फितरी अमल की वजह से फैल रही है, इखलाकी बुराइयां जन्म ले रही हैं? सर हुकूमत तो ये कह सकती है ना कि ये तो अवामुन्नास की लापरवाही की वजह से इसमें इजाफा हो रहा है, इसमें हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है? देखिए, मैं जो बता रहा हूँ, एड्स बच्चों में ज्यादा है। बच्चे, मासूम बच्चे तो किसी इखलाकी बुराई का शिकार नहीं है, बेरारवी का भी शिकार नहीं है।
बात ये कि वो तो अलग है, वो तो एक नॉर्मल वो है कि वो केयर नहीं है, लेकिन यहाँ जो फैल रही है डॉक्टर्स की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से, गलत ब्लड जो वो है ब्लड बैंक्स हैं उनकी वजह से, और ये लेबोरेटरीज उनकी वजह से, क्वेकरी की वजह से, जाली डॉक्टरों की वजह से। ये तो सिंध हुकूमत का काम है ना जी, इखलाकी बुराइयां भी रोकना किसका काम है? बात है कि मैं बस क्या कहूँ आपसे कि किस किस का एड्स का टेस्ट होना चाहिए, जरा बता दीजिए, फिर तो बहुत सारे लोगों का होना चाहिए। मतलब ये है कि ये कोई बात है? कैसी इखलाकी बुराइयां? मतलब है कि ये तो प्योरली हुकूमत सिंध की नाकामी है। लोग मरते रहे मरते रहे मरते रहे, इससे पहले ये एक दिन में तो नहीं होंगे हजारों लोग, इससे पहले। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब, आज इस हवाले से सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी हुआ है, जिसमें वजीर सेहत, सूबाई वजीर सेहत अजरा फजल पिचो और मुर्तज़ा वहाब उन्होंने भी शिरकत की है। और इसमें सिंध में जो सेहत और सफाई की सूरत हाल है उसके हवाले से मतलब बहुत सी चीज़ें ज़ेर गौर आई, और उसमें यह भी कहा गया कि बहुत जल्द फंड्स रिलीज़ किए जाएंगे। यानी जैसे ही लाड़काना के मेयर का इस्तीफ़ा आया है उसके बाद ये इस इजलास का भी इनेकाद किया गया, हंगामी इजलास भी बुलाया गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या मेरे जाने से पहले इजलास नहीं बुलाया जा सकता था? कल जब जाके मैं लाड़काना पहुंच, ये लोग नहीं जा सकते थे? इनके पैरों में जंजीरें पड़ी थी या घुंघरू पड़े थे? क्या पड़ा था इनके पैरों में? क्या प्रॉब्लम था कि ये वहां नहीं जा सकते थे? कल मैं गया हूँ, इजलास बुला लिया, लेकिन अब फिर देखिएगा, फिर ये पैसे इशू होंगे और ये पैसे भी खा जाएंगे ये लोग। एड के नाम पे जो पैसे, क्योंकि जो ज़कात के नाम पे पैसे खा सकते हैं, जो हर काम के नाम पे, सेहत के, अभी कल आप ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 2017, 16, 17, 18 में 22 अरब रुपए की करप्शन हुई है। इन्होंने 22 अरब की करप्शन में 10 अरब का तो पता ही नहीं है गए कहाँ, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ गई उसका मतलब। और उसके बाद इन्होंने दवाइयाँ, जाली दवाइयाँ परचेज की। मतलब इनके कुछ, अल्लाह माफ करे, मैं कहता हूँ ये फिर फंड मिलेंगे और ये दिखा जाएंगे, इस फंड को के ऊपर हाथ साफ कर देंगे ये लोग। ये तो हलीम साहब बहुत बड़ा सेटबैक है ना कि लाड़काना जैसा शहर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, वहाँ का मेयर, जाहिर सी बात है कोई एक आम आदमी वहाँ का मेयर नहीं हो सकता जब तक कि वो पार्टी से बहुत ज़्यादा करीब ना हो, उसकी पार्टी एफिलिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। और एक ऐसे शख्स का इस्तीफ़ा देना ये कह के कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर इस्तीफ़ा दिया जा रहा है, फंड्स की कमी है, सेहत और सफाई की सूरत हाल अबतर है, बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है? आप क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये? बिल्कुल है। अभी तो देखिएगा, अभी तो बारिश का पहला कतरा है। सर, इसमें किसी किस्म की कोई जोड़ तोड़ तो शामिल नहीं है जी? किसी किस्म की कोई जोड़ तोड़ का इसमें अमल दखल तो नहीं है? नहीं जी, ये तो अभी शुरू हुई है। आप देखिएगा, तो बड़ी लंबी फहरिस्त है जो लोग पार्टी छोड़ के जाएंगे पीपल्स पार्टी को जी। एक लंबी फहरिस्त है, आप देखिएगा, बहुत बड़ी फहरिस्त है। अच्छा, तो सर मुझे ये बताएं कि अब जाहिर सी बात है आपकी जमात को सिंध से मैंडेट तो नहीं मिला है, लेकिन वफाकी हुकूमत में होने के सबब सिंध में कोई कराची के अलावा अंदरून सिंध भी क्या कोई पैकेज, कोई तरक्याती काम, कुछ ऐसी चीज़ें कराई जा रही हैं? जी इंशाल्लाह, जो था इंशाल्लाह पूरे सिंध में कराए जाएंगे। जो ये नहीं करेंगे वो हम करेंगे। एड्स के अंदर भी मैं बता दूं आपको, सारी दवाइयाँ फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, नेशनल एड्स प्रोग्राम दे रहा है, टोटल दवाइयाँ। और ये 3000 किट्स जो है, 3000 जो किट्स हैं वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने दी है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने दी है। तो मतलब हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं जितना आप कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद के दौर में कई यूनिवर्सिटियां बनाई गई, काफ़ी रिसर्च सेंटर्स बनाए गए, और चाहे सेहत का मैदान हो, तालीम का शोबा हो, काफ़ी काम किया गया। किस हद तक काम हुआ इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आया काफ़ी फंड्स रिलीज़ हुए, वो फंड्स किस हद तक इस्तेमाल हुए मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ना चाहूँगा। सर, इस तरह का रोल गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से अब तक देखने में नहीं आ रहा है। जिस तरह एक एक्टिव गवर्नर सिंध को ज़रूरत थी एक एक्टिव गवर्नर की कि वो मुख्तलिफ पैकेजेस अनाउंस करें, क्योंकि सर वो सिर्फ कराची के वज़ीर आला या हैदराबाद के वज़ीर आला नहीं है, वो पूरे सिंध के गवर्नर हैं, सॉरी, यानी पूरे सिंध के गवर्नर होने के नाते वो मुख्तलिफ जगहों का दौरा कर सकते हैं, मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान कर सकते हैं। गवर्नर की अपना एक बहुत बड़ा फंड होता है, ग्रांट होती है जो उसे वफाकी हुकूमत से वो ग्रांट मिलती है। तो सर क्या उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है? देखिए, इशरतुल इबाद साहब रहे थे 14 साल गवर्नर जी, इमरान इस्माइल साहब को हुए अभी 8 महीने,
और आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट किस पोजीशन में है अभी। तो बात यह है, मेरा आपको बताऊं कि जो भी इंशाल्लाह जो फेडरल पैकेजेस आ रहे हैं उसके अंदर अपना रोल रखना है। तो मैं समझता हूँ कि वो दौर और था, गवर्नर शिलवाद साहब जब आए थे उस वक्त फौजी दौर था, इकॉनमी की सूरत हाल सब बिल्कुल और थी। ये तो तबाह बर्बाद किस्म का मुल्क दे के गए फाइनेंशियली, मायशी तौर के ऊपर। तो इंशाल्लाह जो रोल इमरान इस्माइल साहब का जरूर अदा करेंगे। और अलीम साहब, मेरा सवाल ये था कि क्या जी जी उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान भी हो गया है, फाइनल भी हो गया है, एग्रीमेंट भी हो गया है, और करीब हैदराबाद वालों को तोहफा मिल रहा है। सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि गवर्नर सिंध का एक अपना सवाबदीदी बजट होता है, ख़ास एक ग्रांट होती है जो उसे फेडरल गवर्नमेंट से मिलती है, वो अपने सवाबदीद पे जहां चाहे खर्च कर सकते हैं। सर, क्या उस फंड में कमी की गई है? वो फंड रिलीज़ नहीं हो रहा? क्योंकि सर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 माह बाद, तकरीबन 1 साल, बल्कि 2 माह बाद 1 साल पूरे हो जाएंगे। तो सर क्या अभी भी यही रोना रोया जाता है कि 14 साल तो सर नहीं चाहिए होंगे ना? सालाना बजट तो हर साल रिलीज होता है। सवाबदीदी फंड जी वज़ीर आज़म ने अपना भी खत्म कर दिया, आपको मालूम है मेरा ख्याल है सर। लेकिन एक किसी का सवाबदीदी फंड नहीं है, सवाबदीदी फंड खत्म कर दिए, टैक्स पेयर का पैसा है, कोई सवाबदीदी फंड नहीं है। जो कुछ होगा बजटेड होगा, बजट में आएगा इंशाल्लाह। तो सर जो यानी जो नॉर्मल रूटीन में जो गवर्नर सिंध को बजट दिया जाता था वफाकी हुकूमत की जानिब से, आपका कहना यह है कि जो तरक्याती कामों पे भी यूज़ होता था, मुख्तलिफ इदारों को ग्रांट्स दी जाती थी, जिसमें आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें नापा है, मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं जो कि वफाकी हुकूमत की सरबराही में काम करते हैं। ऐसे इदारों को करोड़ों रुपए की ग्रांट दी जाती थी। सेहत के अगर हम शोबे की बात करें तो डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, या ऐसे जो वफाकी हुकूमत के अंडर अस्पताल हैं उनमें ग्रांट्स दी जाती थी। ऐसे कई मंसूबों का आगाज़ कराया जाता था। कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस थे जिन्हें मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, कई कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी का चार्टर दिया गया, ग्रांट्स दी गई। तो सर ये चीज़ें अब क्यों नहीं देखने में आ रही? क्या ये तमाम फंड्स रोक दिए गए हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से? देखिए जी, एक बात तो ये नहीं, रोके नहीं गए, मैं बता दूं आपको। सर कोई चीज़ नजर नहीं आ रही ऐसी होती हुई। सुन तो लीजिए जी। 2011 के बाद यूनिवर्सिटीज वगैरह सारी 18वीं तरमीम, 2011 के बाद कानून साजी में तब्दीली के बाद ये तकरीबन चीफ मिनिस्टर के अंडर में जा चुकी हैं, नाम की चांसलर रह चुके हैं। दूसरी बात यह है, अब जो सिंध पैकेज के अंदर हम लेकर आ रहे हैं जिसमें 162 बिलियन रुपीज का पैकेज है, इंशाल्लाह उसके तहत मतलब डॉक्यूमेंटेड होगी हर चीज। ये नहीं होगा इधर कर दो उधर कर दो, सवाबदीदी फंड कोई नहीं है, डॉक्यूमेंटेड होगा। 162 अरब का जो पैकेज आया है उसके अंदर, उसके तहत पूरे सिंध पैकेज के तौर पर काम होगा इंशाल्लाह। शहरों में हर जगह होगा और फिक्र न कीजिए, बहुत कुछ होगा। चलें, बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने मेट्रो वन न्यूज़ को वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हम कुछ बात करेंगे शाहरुख जतोई और शाहजेब कत्ल केस के हवाले से, जिसके आज एक अहम फैसला सुनाया गया और इस फैसले में शाहरुख जतोई की सज़ाए मौत को तब्दील करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। इसमें मज़ीद बात करेंगे। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब कुछ बात करना चाहेंगे शाहजेब कत्ल केस के हवाले से, जिसका फैसला आज 1 साल बाद सुना दिया गया और शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर की सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। दोनों मुलजिमान सज्जाद तालपुर और ग़ुलाम मुर्तज़ा की उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा गया है और मुलजिमान की सुलहनामे से मुताल्लिक़ अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। नाज़रीन, अब ये फ़ैसला जाहिर सी बात है, एक बहुत दिनों से लोग इस फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे थे। पहले इस फ़ैसले के ज़रिए इसी किस्म की एक अपील पे फ़ैसला सुनाते हुए शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया था, क्योंकि सुलहनामा एक्सेप्ट कर लिया गया था और ये कहा गया था कि आपस के एक झगड़े का मामला है। हालांकि जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें सुलहनामा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होता। लेकिन फिर भी शाहरुख जतोई की जानिब से दरख्वास्त जो की गई थी, जो अपील की गई थी, उससे मानते हुए या उसे एक्सेप्ट करते हुए उस अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया और उनकी जो
शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर की जो सज़ाए मौत थी उसे सज़ाए उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। यहाँ आपको ये बताते चलें कि शाहजेब कत्ल केस में जो मकतूल के वालिद थे वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन चूँकि मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया था और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल कर दी गई थी और ये भी सू मोटो नोटिस के तहत हुआ था, इसलिए इस केस में सुलहनामा एक्सेप्ट नहीं किया गया। और दरमियान में जो फ़ैसला आया था उस पर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का जो है ना वो इजहार किया गया साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से, और जो इस केस में जो फ़ैसला सुनाया गया था जिसके तहत शाहरुख जतोई को बरी कर दिया गया था, तो शाहरुख जतोई को दोबारा गिरफ़्तार भी कर लिया गया था। इसी वाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे GM गोपांग इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं। GM गोपांग, अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल गोपांग, ये बताइएगा कि ये जो फैसला है ये एक तकरीबन 1 साल की मुद्दत के बाद, 1 साल के इंतज़ार के बाद ये फैसला अब मंजर आम पे आया है। पहले मैं आपसे इसका थोड़ा सा पस मंज़र जानना चाहूँगा। जो ये फैसला पहले भी मोहम्मद अली मज़हर साहब की जानिब से आया था या एक और मोअज़्ज़िज़ जज साहब थे जिन्होंने शाहरुख जतोई को बाइज़्ज़त बरी कर दिया था, तो सर अब उसके बाद फिर साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने इस पे सू मोटो नोटिस लेते हुए उनकी जो फैसला था उसको कैंसिल कर दिया था। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? जी डॉक्टर साहब, आपने मुख्तसरन इसकी स्टोरी तो बता दी है कि एक तरफ तो शाहरुख जतोई और जो सिराज तालपुर थे उसके साथ जो दीगर 2 मुल्ज़िमान हैं, 2012 के अंदर जो शाहजेब कत्ल केस में मुलविस पाए गए उस पर एक तहरीरी सुलहनामे के बाद एक फैसला तो आ चुका था जिसमें ये बताया गया कि इन मुल्ज़िमान ने जो गुनाह किया है उसका दोनों फरीकेन के दरमियान में एक सुलहनामा हो गया है। मगर चूंकि इस मुकदमे के अंदर जो बुनियादी FIR थी उसमें ATA के मुकदमात दर्ज थे, उस इंदराज पर मियां साकिब निसार ने एक नोटिस लेते हुए इसको दोबारा रिव्यू किया और उसको नोटिस पे शाहरुख जतोई और दीगर जो मुल्ज़िमान थे उनको जो है वो सजा सुनाने का हुक्म दिया और उस केस को ATC के अंदर जो है कंटिन्यू रखने का भी साथ साथ हुक्म दे दिया था, जिस पर ATC ने इन चारों मुल्ज़िमान को जो है सजा सुनाई थी, जिसमें खास तौर पे शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर थे इनको सजाए मौत दी गई और जो दीगर को सहूलतकार थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और ये मुकदमा चलते रहे ATC के बाद ये सिंध हाई कोर्ट के अंदर वही एप्लीकेशन लेके ये खुद पेश हुए और इनका वही मौक़िफ़ था कि चूंकि ये एक सुलहनामा करार पाया था दोनों फरीकेन के दरमियान में, अब चूंकि जो मेन मुद्दई मुकदमा जो उनके वालिद साहब थे शाहजेब के, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे और जबकि उसकी वालदा और जो उनकी सिस्टर हैं वो भी अब इस केसेस की पैरवी नहीं करना चाहती, जिसके सिलसिले में उन्होंने एक दरखास्त जो है रिटन तहरीरी तौर पे मोहम्मद अली मज़हर की अदालत में ये पेश कर दी थी। उसके बाद जो है तो ये कंटिन्यू 1 साल ये मुकदमा चलता रहा। बिलाखिर इस मुकदमे पर एक फैसला महफूज किया गया जिसको आज सुना दिया गया। फैसले सुनाने में जो मेन नुकात हैं उसमें ATA के जो मुकदमात इनके ऊपर इंदराज थे, जिस पर मियां साकिब निसार ने भी आज खुद नोटिस लिया था कि इस पे दोनों फरीकेन के दरमियान में अगर सुलह हो भी जाती है तो भी इनको कानून छोड़ने का पाबंद नहीं है, चूंकि दहशतगर्दी के जो मुकदमा थे उसमें कहीं सुलहनामा नहीं हुआ, जबकि कत्ल केस के अंदर जो है वो सुलह हो चुकी है। कत्ल को मद्देनजर रखते हुए आज जो अदालत ने इसको सजाए मौत को जो चेंज किया, इसकी अपील नहीं थी, मगर अदालत ने ATC के मुकदमात को जो प्रीव्यू किया उस पर अदालत ने ये फैसला सुनाया कि ये जो सजाए मौत है इसको तो हम कालादम करार दे सकते हैं और इसको रिव्यू करके हम इसको उम्र कैद में तब्दील कर देते हैं, जो आज उन्होंने सुना भी दिया। मगर जो फैसला है उसको ATA मुकदमात की बुनियाद पर बरकरार रखा गया है। जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर की अब उम्र कैद में ये तब्दील कर दी जाती है सज़ा, तो तकरीबन 14 साल की कैद उम्र कैद मानी जाती है और अगर दिन रात की कैलकुलेशन की जाए तो फिर तकरीबन 7 साल कैद रह जाती है, जिस तरह जो आम एक तरीका होता है जेल में कैद की गिनती का। तो आप क्या समझते हैं? 7 साल तो वैसे ही मेरे ख्याल में अगर 2012 से लगाए जाएं तो 7 साल का अरसा तो वैसे ही गुजर चुका है, तो अब तो मेरे ख्याल में ये सज़ा कंप्लीट करके अब बहुत जल्द जेल से बाहर भी आ जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आपकी बात दुरुस्त है। इस मुकदमे को 2012 का ये केस है और इसको तकरीबन 7 साल पूरे होने को आ रहे हैं, मगर ये देखा जाता है कि अदालत में इसकी समाअत कितना अरसा रही, अदालत ने वक्तन फवक्तन जो है उस पर क्या फैसले दिए, मातहत अदालत के क्या फैसले थे
और फिर जो सुपीरियर अदालत है जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद इस केस में इन्वॉल्व हुई थी, उसने किस वक्त इस मुकदमे पर खुद नोटिस लेके दोबारा इसको जो प्रीव्यू किया, तो उन चीजों को भी काउंट किया जाएगा। और जितनी देर ये 7 साल से जो सजा है जी जी जितने दिन एक प्रिजनर अंडर ट्रायल रहता है, यानी उसका जो समात है, जेर समात मुकदमा होता है, वो जो पीरियड होता है, वो वक्त जो होता है, वो भी सजा में काउंट कर लिया जाता है। अगर फैसले में लिखा हुआ हो कि ये जो सजा दी जा रही है उम्र कैद की सजा, उसमें यह भी लिखा होता है कि ये इसका इतलाक आज की तारीख से होगा या उस वक्त से होगा जब से मुकदमा कायम किया गया और मुल्जिमान को कैद किया गया, यानी उन्हें गिरफ्तार करके जेल कस्टडी की गई। बुनियादी तौर पे जो पहला मुकामी अदालत से या निचली कोर्ट से जो सजा होती है, उसमें जो फाइनल डिसीजन अगर अपर कोर्ट तक भी वही चलता है तो उसमें सजा वही मानी जाएगी। अब देखा जाएगा इसमें जो सजा पहले मुकामी अदालत से, एटीसी कोर्ट से जो सजाए मौत जो दी गई थी, उसी दिन से इनकी सजाए उम्र कैद भी काउंट की जाएगी। अब देखा यह जाएगा कि वो टोटल दिन कितने बनते हैं, इसके बारे में अलहदा एक एप्लीकेशन सिंध हाई कोर्ट में या फिर जो है सुपीरियर अदालत में इनके वकला की जानिब से दी जा सकती है कि इनको इतने दिन मुकम्मल हो चुके हैं और ये अपनी सजा काट चुके हैं जो आज उम्र कैद में तब्दीली हुई है, तो उस पर ये फिर अदालत पाबंद है कि उन दिनों को काउंट करके और दलाल सुनने के बाद वो फैसला दे। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह शाहरुख जतोई का एक अंदाज रहा है कि वो हमेशा जब भी कोई अदालत से फैसला आता है और वो ज़रा भी उनके हक में हो तो वो फतह का यानी विक्ट्री का निशान बनाते हुए अदालत से निकलते हैं, तो क्या आज भी ये मनाजिर देखने में आए? जी नहीं, आज इस शाहरुख जतोई को तो पेश नहीं किया गया, मगर ये एक अलमिया रहा है कि यहाँ पर जितने भी मुजरमान पेश होते हैं, जब भी उनको कहीं रिलीफ नजर आता है तो वो विक्ट्री के निशान बनाते हैं। और ये शाहरुख जतोई और शाहजेब केस में ये बराबर बिल्कुल नजर आता रहा कि इस चीज को जो है उन्होंने बहुत ही हल्का लिया। एक मर्डर केस था जिसमें इनको ये रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए था, मगर आज चूंकि शाहरुख जतोई को लाया नहीं गया था अदालत में और ऐसी चीज आज नजर नहीं आई, मगर पिछले दिनों जितने भी समातों पे इसको लाया गया तो विक्ट्री के निशान इनकी जानिब से बार बार दिखाए जा रहे थे। जी बहुत शुक्रिया जी एम गोपांग, आपने मेट्रो न्यूज़ को हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। और नाज़रीन, अब ये देखना होगा कि आया इस सज़ा का इतलाक़ कब से होता है। ये जो उम्र कैद की सज़ा यानी सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया गया है, और वजह ये बताई जा रही है कि चूँकि जो कत्ल का मामला था उसमें चूँकि सुलहनामा हो चुका है, इसलिए चूँकि सज़ाए मौत कत्ल की वजह से दी गई थी, इसलिए उस सज़ा को अब तब्दील करके इसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। और ATC यानी जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट की जो सज़ाएँ हैं वो तमाम बरकरार रखी गई हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे एक और स्टोरी जो आज आप कह सकते हैं कि कल रात गए सामने आई। वो है एक बच्ची का अगवा हुआ डिफेंस के इलाके ख़ियाबान सहर से। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगा या तस्वीर इसलिए नहीं दिखाना चाहूँगा कि जाहिर सी बात है एक मासूम बच्ची जो एक बड़ी पर्सनालिटी की, शहर की एक बड़ी अच्छी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी की साहबजादी बताई जा रही हैं, उनका अगवा किया गया। और ये अगवा बाकायदा गाड़ी में सवार मुल्ज़िमान आए, उन्होंने बाकायदा गाड़ी फ़ॉलो करके उसके बाद ज़बरदस्ती तशद्दुद करते हुए उस बच्ची को गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए। अब तक इसकी कुछ सही इत्तलात नहीं आ रही हैं कि क्या वजह है। उस बच्ची का कॉल रिकॉर्ड भी ट्रेस किया जा रहा है कि आया कोई ऐसी सूरत, कोई पर्सनल दुश्मनी, ज़ाती दुश्मनी या किस चीज़ का शाखसाना ये बात हुई कि उसको अगवा कर लिया गया। अभी तक कोई ख़ास जो है वो यानी इस मामले में अपडेट सामने नहीं आई है, और पुलिस का ये कहना है कि फैमिली भी कोई खातिर ख्वाह कोऑपरेट नहीं कर रही है इस हवाले से। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे, हमारे नुमाइंदे समीर कुरैशी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समीर कुरैशी, आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम जी समीर कुरैशी, बताइएगा ये अगवा का जो वाक़या हुआ है, मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता इसलिए कि जाहिर सी बात है हर फैमिली की एक रिजर्वेशन होती है कि बच्चियों के नाम इस तरह से मीडिया में नहीं आने चाहिए या एटलीस्ट तस्वीरें नहीं दिखानी चाहिए, इसलिए कि कल को मतलब इन बच्चियों के अपने कैरेक्टर के लिए और इन तमाम चीज़ों के लिए एक मसाइल बनते हैं। तो मैं आपसे वैसे जानना चाहूँगा कि इस बच्ची को जो अगवा किया गया है तो पुलिस का क्या कहना है, अब तक की क्या इन्वेस्टिगेशन है, क्या इसका कोई मुकदमा दर्ज किया गया है? जी देखिए, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब थी जब खयाबान शहर के अंदर जो है दरख्शा का इलाका है ये,
एक वहाँ 20 साल लड़की है बिस्मा, जिनके वालिद जो हैं मुकामी बिल्डर हैं, सलीम नाम है उनका। वो अपने घर की तरफ आ रही थी कि उसका पीछा करते हुए एक गाड़ी आई है, जो सीसीटीवी भी सिर्फ मेट्रो वन न्यूज के ऊपर आई है। वो गाड़ी से उतरे हैं और उन्होंने उस बच्ची को गाड़ी से उतारा है और उससे तशद्दुद का निशाना बनाते हुए गाड़ी में बिठाया और उसे अगवा करके ले गए। ये सीसीटीवी फुटेज जो आई है वो पुलिस ने भी हासिल कर ली है। इसके अलावा जब बिस्मा के जब अगवा का पता चला है तो उसके बाद उसके दोस्तों ने रेंजर्स के टास्क फोर्स से भी राब्ता किया है। एवीसीसी जो एंटी वायलेंस ब्रांच है, जो सिर्फ अगवा बराए तावान का केस देखती है, उनसे भी राब्ता किया है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ पार्टियों से भी राब्ता किया है। पुलिस जराये का ये कहना है कि रात को जिला वस्ती और मलीर में छापों का सिलसिला भी हुआ है और जहां आखिरी जो बिस्मा की लोकेशन खत्म हुई है, उस लोकेशन के भी अतराफ के कैमरे जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं। लेकिन अब तक इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पुलिस जराये का ये कहना है कि बिस्मा के घर वाले जो हैं इस वाक़े पर ताउन नहीं कर रहे, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन पुलिस अपनी जगह जो है वो लगी हुई है कि किसी तरीके से भी इस लड़की को बाजियाब कराया जाए। हमेशा मैं आपको एक बात बता दूं चलूं डॉक्टर साहब कि ये ऐसे अगवा के केसेस होते हैं, इसके अंदर जो है पुलिस बड़ा एहतियात से काम लेती है। हर चीज पे देखा जाता है कि कभी किसी को मगविया की जान को नुकसान नहीं पहुंचे या किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचे। इस वजह से बड़े एहतियात से काम लेती है। सीपीएससी भी इसमें सरगर्म हो चुकी है, पुलिस भी सरगर्म हो चुकी है। लेकिन पुलिस जराये का ये कहना है कि मगविया के घर वाले जो हैं वो ताउन किसी भी सूरत में नहीं कर रहे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम था। अच्छा, मुझे बताइएगा इस बच्ची का कॉल रिकॉर्ड निकाला गया है उससे या जियो फेंसिंग की गई है, कोई उससे मालूमात हासिल हुई हैं? क्योंकि बाकायदा फॉलो करके इसे अगवा किया, यानी एक बाकायदा टारगेटेड कार्रवाई थी, पहले से फॉलो किया जा रहा था। क्या आप के ज़राए क्या कहते हैं, क्या ये अगवा बराए तावान है या कोई आपसी दुश्मनी का इससे मतलब आपसी दुश्मनी जो इस बात का शाखसाना बनी है, क्या हुआ है? लेकिन जिस तरीके से असलहा लहराते हुए आए हैं, उन्होंने इसका मतलब था कि गाड़ी का ताक़ुब किया जा रहा था। गाड़ी का ताक़ुब करते हुए वो आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि असला भी लहरा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बच्ची को गाड़ी से उतारा है और अपनी गाड़ी में शिफ्ट किया। बच्ची ने थोड़ी सी मज़ाहमत की है तो उस पर बच्ची पर तशद्दुद भी किया है। उसके बाद जो है वो उसको अगवा करके फरार हो गए हैं। गाड़ी का नंबर ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। जिस गाड़ी के अंदर ले गए हैं वो गाड़ी आया किसकी है, क्या है, उसकी छानबीन की जा रही है। लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि जब इन केसेस के अंदर आदमी किसी को बच्ची है, 20 साल बच्ची है, लाजमी है और उसकी जान को खतरा भी हो सकता है, तो इसलिए उसके घर वाले जो हैं शायद इस वजह से ताउन नहीं कर रहे। लेकिन घर वालों का ताउन करना जरूरी हो जाता है कि इस तरीके से तमाम अगर घर वाले, पुलिस और तमाम अगर कोई एक अफराद एक पेज पे आ जाए तो उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला खैर करे वो बच्ची सही तरीके से आ जाए। हमारी दुआ भी यही है और उसके अंदर यही है कि अगर उनके घर वाले ताउन करें तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ज़रा उनको आसानी हो जाएगी। अच्छा समीर, ये भी बताइएगा कि अब रमज़ान मुबारक में चूँकि अब कुछ दिन बाद ईद भी आनी है और ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक में भी, हालांकि ये महीना इतने रहमतों और बरकतों वाला महीना है, लेकिन इस महीने में भी काफ़ी वारदातें देखने में आती हैं। स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ जाते हैं, जो लोग शॉपिंग पे जा रहे होते हैं उन्हें लूटने की कोशिश की जाती है, जगह जगह राहज़नी हो रही होती है, शहरियों को लूटा जा रहा होता है। पुलिस की जानिब से कोई इक़दाम किए गए हैं कि इस दफ़ा मार्केट्स में कम से कम इस किस्म की वारदातों की रोकथाम की जा सके? जी देखें, रमज़ान मुबारक के अंदर बड़ा एक सिस्टम है। तमाम चीज़ें सिर्फ ये तरावियों के ऊपर ही 27,000 की नफरी पुलिस ने रखी है। इस 27,000 की नफरी पुलिस ने तैनात की हुई है। इसके अलावा पेट्रोलिंग पे है, उसके अलावा मोटरसाइकिल पे पुलिस ने रखी हुई है। लेकिन रमज़ान मुबारक के दौरान हमेशा वारदातों की शरह बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे इस शहर के अंदर बेरोजगारी की शरह इतनी है कि लोग स्ट्रीट क्रिमिनल सरगर्म हो जाते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल वैसे भी सरगर्म थे। आप ये देखें कि कराची ऑपरेशन के बाद से जिसमें जराइम में कमी आई है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम में कोई कमी नहीं आई। स्ट्रीट क्राइम में कमी नहीं आई इसी वजह से कि इसकी मेन अगर वजह देखें तो आप बेरोजगारी की शरह बढ़ गई है। तो बेरोजगारी, इसके अलावा ये आप देखें कि कई अफराद जो है पिछले दिनों भी बेरोजगार हुए, दुकानें टूटी हैं, ये हुआ वो हुआ।
अब उसके अलावा नौकरियां यहाँ है नहीं, तो उसके बाद बेरोजगारी की शरह जब बढ़ेगी तो स्ट्रीट क्राइम लाजमी बढ़ेगा। तो इसके अंदर ये इस वजह से जो है स्ट्रीट क्राइम की शरह भी बढ़ती है और यहाँ पुलिस की हिकमत अमली भी अपनी है, तमाम चीजें पुलिस हिकमत अमली भी बना रही है, पुलिस की नफरी भी इजाफी तैनात की है, उसके बावजूद भी स्ट्रीट क्राइम होना यकीनन पुलिस की कारकर्दगी में सवालिया निशान है। लेकिन ये है कि जहाँ क्राइम बढ़ता है वही कम भी होता है, वहाँ कई इलाकों के अंदर थानों की हदूद में कम भी हुआ है, लेकिन कई इलाकों में बढ़ भी किया है। जी बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी, आप ने मेट्रो वन न्यूज़ को और हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि रमज़ान मुबारक में किस तरह सिक्योरिटी प्लान्स बनाए जाते हैं, ख़ास तौर पे जो मसरूफ़ बाज़ार हैं जैसे तारिक रोड है, बहादुराबाद है, मीना बाज़ार है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे शहरी जो हैं वो शॉपिंग की गर्ज से जाते हैं, लेकिन वहीं ये राहज़न और चोर डकैत ये अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं, शहरियों को जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से महरूम कर देते हैं। अब देखना ये होगा पुलिस की जानिब से इस हवाले से क्या हिकमती अमली देखने में सामने आती है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह रात 11:05 से आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।